हाय एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी। हमारा इंस्ट्रक्शन का माध्यम रहेगा इंग्लिश, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आए और वो बेनिफिट ले पाएँ। गोल्डन पेडागॉजी नाम इसलिए क्योंकि हमने कोशिश करी है कि कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाया जाए और साथ ही प्रिसाइज वे में बिना कंटेंट और क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे ऐसे वे में प्रेजेंट किया जाए जिससे लर्निंग इंजॉयबल और इंटरेस्टिंग बन जाए। फ्रेंड्स, कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे और फ़ायदा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकॉन प्रेस करिए। यही आपकी तरफ से एक एक्नॉलेजमेंट और हेल्प होगी। साथ ही सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड तो रहेंगे ही, बल्कि आपके इस गेस्चर से हमें और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और साथ ही हम आने वाले समय में और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि गिव अवेज, लाइव सेशंस, काउंसलिंग, स्टडी टिप्स एट्सेट्रा। तो गाइस, ध्यान रहे कि आप हमारे इसी ओरिजिनल चैनल से जुड़े रहें इवन पास होने के बाद भी, जिससे कि हमारी गोल्डन पेडागॉजी बाय यूवी फैमिली मेंबर्स आगे भी साथ मिलकर कुछ कर सकें। गाइस, एक स्टडी टिप ये है कि जब भी बीच में एडवर्टाइजमेंट आए तो आप उसे चलने दें और मन में रिवाइज करें कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है। ये एक ब्रेक का काम तो करेगा ही आपके लिए, और हमें भी इससे फ्री कंटेंट बनाते रहने के लिए मोटिवेशन और सपोर्ट मिलेगी। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, सब्जेक्ट है ह्यूमन राइट्स और बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, जिसमें कि हमने डिफ़ाइन किया है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, उसकी कुछ अप्रोचेस क्या हैं, कितने टाइप के या काइंड्स के ह्यूमन राइट्स हैं और क्या ह्यूमन राइट्स लीगल राइट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। लेट्स डिफाइन ह्यूमन राइट्स। तो इसमें ह्यूमन राइट्स का इंट्रोडक्शन, मैंने इस ह्यूमन राइट्स को शॉर्ट में HR लिखा हुआ है जगह जगह, तो जहाँ पे भी HR आएगा आप अपने आप समझ जाइएगा कि ह्यूमन राइट्स है। तो एट द आउटसेट वी मे say that human rights are a matter and part and parcel of international law, because human rights do not depend on an individual's nationality, and therefore the protection of these rights cannot be limited to any state's jurisdiction. Basically ये कह रहा है कि human rights जो हैं वो part and parcel of international law हैं, क्योंकि human rights जो हैं वो किसी इंडिविजुअल की नेशनैलिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते कि मैं इंडिया का नेशनल हूँ तो ही मेरे ऊपर ह्यूमन राइट्स अप्लाई होंगे, या मैं पाकिस्तान का हूँ या मैं बर्मा का हूँ तो ही ह्यूमन राइट्स अप्लाई होंगे। नहीं, ह्यूमन राइट्स बेसिकली नेशनैलिटी से कोई मतलब नहीं है, ये किसी कंट्री के ज्यूरिसडिक्शन से भी इसका मतलब नहीं है। ये वो राइट्स हैं जो इंटरनेशनल लॉ का पार्ट एंड पार्सल माने जाते हैं, क्योंकि ये सब पे एप्लीकेबल हैं। तो आफ्टर द एडॉप्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स UNDHR इन 1948, ऐसा माना गया, इट वॉज रिकग्नाइज दैट ह्यूमन राइट्स हैव सीज टू बी ए मैटर ऑफ डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन एंड हैव बिकम ए मैटर ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कि भाई डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन का मैटर नहीं है, ऐसा नहीं कि स्टेट अपने नेशनल्स को या अपने सब्जेक्ट्स को किसी भी तरीके से मनमानी तरीके से ट्रीट करे। ये एक इंटरनेशनल कंसर्न का इशू है जिसमें कि सारे के सारे कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं। हालांकि ये डिक्लेरेशन साइन करते टाइम पे ये माना गया था, ज़्यादातर स्टेट्स जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मतलब होता है कंट्रीज़ का, कि इनका एक सिर्फ मॉरल या पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है और इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है उस समय जब ये डिक्लेरेशन साइन किया था। तो अगर मोटे मोटे रूप में देखा जाए, ब्रॉडली स्पीकिंग, ह्यूमन राइट्स में बी रिगार्डेड एज दोज फंडामेंटल एंड इनएलिनिएबल राइट्स विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ एज अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन राइट्स जो हैं वो फंडामेंटल और इनएलिनिएबल मतलब जो अलग नहीं करे जा सकते, सेपरेट नहीं करे जा सकते किसी से, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसकी ज़िंदगी के लिए इसेंशियल हैं। दे आर बेस्ड ऑन मैनकाइंड्स इंक्रीजिंग वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ वेयर इन रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी होल्ड ए हाई वैल्यू। ये एक ह्यूमन काइंड या मैन काइंड जो अपनी ज़िंदगी की वैल्यू धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि सब लोग अपने को स्लेव देखते हैं और स्लेव्स के जैसे पहले देखा था कोई राइट्स नहीं होते थे, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ह्यूमन राइट्स, जैसे जैसे ह्यूमन रिस्पेक्ट और डिग्निटी, उन चीज़ों की अहमियत बढ़ती गई, तो वैसे ही ह्यूमन राइट्स की वो है वर्थ, वो बढ़ती चली गई। दे मे ऑल्सो बी डिस्क्राइब्ड एज कॉमन राइट्स फॉर देयर राइट्स ऑल इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड वुड शेयर। तो इनको कॉमन राइट्स भी कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे राइट्स हैं जो वर्ल्ड ओवर जो इंडिविजुअल्स हैं वो शेयर करते हैं। इनको कई बार ह्यूमन राइट्स आर समटाइम्स कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स और नेचुरल राइट्स ऑल्सो। इनको फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स और नेचुरल राइट्स भी कहते हैं। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि है, कुछ राइट्स हमने फंडामेंटल राइट्स रखे गए हैं।
तो बेसिकली वो फंडामेंटल राइट्स का जो ओरिजिन है या उसका जो कंसेप्शन है, उसका जो आइडिया था, वो यहीं से कहीं से निकल के आया है कि भाई वो फंडामेंटल हैं, वो एक ह्यूमन की वजह से वो फंडामेंटल हैं। फिर आ जाते हैं इसका इंटरनेशनल कंटेक्स्ट क्या है ह्यूमन राइट्स का। तो इंटरनेशनल कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स कोई नई बात नहीं है, रादर इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ ऑल ग्रेट हिस्टोरिक मूवमेंट्स विच टुक प्लेस टू एस्टैब्लिश अ मैन्स फ्रीडम, which was a result of natural law principles and also spoken of in great religions and philosophies around the world। तो इसमें यही कह रहा है कि भाई ह्यूमन राइट्स जो है, जो इंटरनेशनल इसका कंसर्न है, जो अभी सारे लोग इंटरेस्टेड हैं ह्यूमन राइट्स में, वो कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि नई है, जगह जगह हमेशा हिस्टोरिक मूवमेंट्स होते रहे हैं, लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई हैं, किस लिए? अपने फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए इंश्योर करने के लिए। और बहुत से रिलीजन्स में भी वर्ल्ड के ह्यूमन राइट्स की बात है कि भाई एक स्पिरिचुअल अटेनमेंट के लिए ह्यूमन राइट्स की ज़रूरत है, या अलग अलग फिलोसफर्स ने वर्ल्ड के उसका इम्पोर्टेंस बताया है। तो ऐसा नहीं कि ये नई चीज़ है। द टर्म ह्यूमन राइट्स वॉज मैंशनड इन यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776। देखिए, ह्यूमन राइट्स जो है वो इवन यूनाइटेड स्टेट्स ने जो अपना डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बनाया था 1776 में, उसमें भी उसने ह्यूमन राइट्स की बात करी थी। A Bill of Rights was embodied in the US Constitution, and later a Declaration of Human Rights and Duties was prepared by the Institute of International Law, New York in 1929। In fact, US ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी Declaration of Human Rights और Duties डाला था, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ न्यूयॉर्क द्वारा प्रिपेयर किया गया था 1929 में। अंडर कस्टमरी लॉ स्टेट्स वर नॉट कंट्रोल्ड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट्स कुड ट्रीट देयर नेशनल्स एज पर देयर ओन लॉज। जो कस्टमरी लॉज थे या इंटरनेशनल, बेसिकली इंटरनेशनल कंसर्न जब ह्यूमन राइट्स का नहीं आया था, तो बेसिकली ये था कि स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को या अपने नेशनल्स को डील करते थे। Although in the past some states intervened in the Turkish Empire to prevent large scale atrocities, and there was some support amongst thinkers about a collective humanitarian intervention, but that was it। कहने का मतलब ये है कि हालांकि पास्ट में कुछ स्टेट्स ने, कुछ कंट्रीज़ ने टर्किश एम्पायर, टर्की में कुछ इंटरवेंशन या बीच बचाव किया था कि जिससे कि लार्ज, बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर वो अत्याचार हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए। लेकिन और इसका कुछ थिंकर्स ने सपोर्ट भी किया था कि भाई एक कलेक्टिव या ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन होना चाहिए, ऐसा इंटरनेशनल लॉ के अंडर में होना चाहिए ह्यूमन राइट्स की वैल्यू। लेकिन बस यहाँ तक ही था वो। बिफोर अडॉप्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंटरनेशनल अरेना, मतलब बिफोर अडॉप्शन ऑफ यूएन चार्टर, इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रही थी या डिटरमिन नहीं कर पा रही थी कि किस एक्सटेंट तक जो हैं किसी कंट्री के, स्टेट के सिटीजन्स जो हैं उनको वो जो हैं वो डोमेस्टिक ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं विद मैटर्स कंसर्निंग ह्यूमन राइट्स। बेसिकली ये कह रहा है कि ह्यूमन राइट्स यूएन चार्टर आने से पहले इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि भाई जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, उनका कितना इसके ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनका कितना राइट होगा या कंट्रोल होगा इन मैटर्स से डील करने के लिए ह्यूमन राइट्स के। इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ हैड नथिंग टू डू विद सच मैटर्स एज द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी समहाउ प्रिवेंटेड एन इंडिविजुअल फ्रॉम बीइंग सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और वो कह रहा है कि इनफैक्ट इंटरनेशनल लॉ का ऐसे मैटर्स से कुछ लेना देना ही नहीं था, इंटरनल मैटर्स से कंट्रीज़ के या स्टेट्स के, क्योंकि जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट था कि भाई हम हर स्टेट, हम तो जी इंडिपेंडेंट हैं, हम अपनी मर्जी से डील करेंगे ह्यूमन राइट्स से, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर रही थी इंडिविजुअल को फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो thus it can be said that international law did not concern itself with human rights up to World War II as such। तो ये कहा जा सकता है कि भाई इंटरनेशनल लॉ है वो अब उसका कोई लेना देना नहीं था ह्यूमन राइट्स से अप टू वर्ल्ड वॉर 2। फिर आ जाते हैं इंडियन कंटेक्स्ट पे ह्यूमन राइट्स के। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ह्यूमन राइट्स आर राइट्स पोजेस्ड बाय ऑल ह्यूमन बींग्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन राइट्स। भाई क्योंकि वो ह्यूमंस हैं, इसीलिए ह्यूमन बींग्स हैं, इसीलिए ह्यूमन राइट्स जो है वो सब ह्यूमन बींग्स के द्वारा पोजेस करा जाता है।
हमारे ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में एक नैरो डेफिनेशन दी गई है ह्यूमन राइट्स की अंडर सेक्शन 2D। इसमें डिफाइन करा है ह्यूमन राइट्स को एज राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और एम्बॉडीड इन द इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स एंड एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया। बेसिकली ये कह रहा है सेक्शन 2D डिफाइन करता है ह्यूमन राइट्स को, राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर गारंटीड हैं, या जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स या ट्रीटीज़ जो होती हैं जो कि हमारी कोर्ट्स द्वारा मान्य हैं इंडिया में, वो जितने भी राइट्स हैं वो। Thus we can see that the act gives very narrow meaning of HR as it does not even contain all fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution। तो ये कह रहा है कि बेसिकली अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो इवन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जितने राइट्स हैं वो भी इस डेफिनेशन में पूरे नहीं लिखे हैं, एक नैरो सा मीनिंग दे दिया है। जैसे कि आर्टिकल 25 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, या आर्टिकल 29 प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, या और ऐसे जो हैं राइट्स जो एम्बॉडीड हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स में, जो कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्सिएबल हैं, जिनको कि अनएन्यूमरेटेड फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं, जैसे कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस। इनको अनएन्यूमरेटेड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एन्यूमरेटेड नहीं है, लेकिन ये कुछ फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर ही ये राइट्स निकल के आए हैं, जो कि कोर्ट्स की जजमेंट द्वारा निकल के आए हैं। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि द टर्म ह्यूमन राइट्स वुड नॉट अप्लाई टू इंडिविजुअल राइट्स ऑफ पार्टीज़ अगेंस्ट स्टेट अराइजिंग अंडर कॉन्ट्रैक्ट। अगर इंडिविजुअल और स्टेट के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल लॉज के द्वारा ही गवर्न होगा, उसमें कहीं बेसिकली ह्यूमन राइट्स नहीं आएगा या ह्यूमन राइट्स के परव्यू में वो नहीं आएगा। तो इसमें कुछ केसेस हुए हैं, इसमें पीटी चिकन्ना रेड्डी वर्सेस रेवम्मा AIR 2007 SC 1753। इसमें ये कहा गया था बेसिकली कि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशन राइट, हालांकि ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा है बट ऑल्सो ह्यूमन राइट। तो कि भाई जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो एक ह्यूमन राइट भी है। ऐसे ही तुकाराम काना जोशी वर्सेस MIDC में ये SC ने होल्ड किया कि राइट ऑफ टू प्रॉपर्टी ऑफ ए ह्यूमन राइट, राइट टू प्रॉपर्टी है वो ह्यूमन राइट है। और ह्यूमन राइट जो है वो कंसीडर बेसिकली उन इंडिविजुअल राइट्स के साथ में या रील में गिना जाता है, जैसे कि राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू शेल्टर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ह्यूमन राइट बेसिकली एक, इस केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो इंडिविजुअल राइट्स की रील में या उसकी की राइट्स में आता है। अब आ जाते हैं बेसिक फीचर्स पे। इसमें मैं आप गाइज आपको पॉइंट्स बताऊंगा, इसमें आप इलेबोरेट अपने आप करके लिख लीजिएगा, क्योंकि डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा। अगर क्वेश्चन 20 मार्क्स का या ज़्यादा मार्क्स का आता है फॉर एग्जांपल, तो आप इसको इलेबोरेट करके लिखिएगा जिससे कि आपका कंटेंट बढ़ जाए। तो पहला राइट है इनहेरेंट इन द नेचर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। इसका बेसिकली किसके बारे में बात हो रही है? ह्यूमन राइट्स के। तो ह्यूमन राइट्स जो है वो सारे इंडिविजुअल्स के अंदर इनहेरेंट हैं, मतलब बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। तो हमने पहले भी सुना था कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स हैं जो एज ए रिजल्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, आप मनुष्य उसमें पैदा हुए तो पैदा होते ही आपके साथ कुछ राइट्स जो लग जाते हैं वो ह्यूमन राइट्स हैं। तो क्या पहला पॉइंट क्या हुआ, फीचर क्या हुआ कि इट इज़ इनहेरेंट या प्रेजेंट इन द नेचर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। सेकंड है ये एक नेचुरल राइट्स हैं। नेचुरल राइट्स एज इन दे आर द रिजल्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड नॉट एज ए रिजल्ट ऑफ एनी लॉ। ये किसी लॉ से नहीं आए हैं, ये आप ह्यूमन बीइंग ऐसे पैदा हुए तो आपके साथ ये ऑटोमेटिकली ये राइट आपको मिल गए या अटैच हो गए। थर्ड है फंडामेंटल टू अ पर्सनस एग्जिस्टेंस। एक पर्सन की एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी अस्तित्व के लिए ही ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ह्यूमन बीइंग और मशीन में या ह्यूमन बीइंग और एनिमल टू एन एक्सटेंट अगर कहा जाए तो उसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो ये बेसिकली एक पर्सन की एग्जिस्टेंस के लिए ही ज़रूरी है।
चौथा इनएलिनिएबल। इनएलिनिएबल मतलब इनको किसी से छीना नहीं जा सकता, दे कांट बी टेकन अवे, या कोई इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कि जी मैं अपना ये राइट जो है मैं आपको आगे आपको दे रहा हूँ, सौंप रहा हूँ, या मैं अपना ये राइट फोरगो कर रहा हूँ। आगे हमने बहुत पहले भी केसेस पढ़े हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी और जगह जगह, उसमें ये है कि भाई किसी ने अपना ये फंडामेंटल राइट किसी को दे दिया तो क्या ये वैलिड होगा, तो ऐसे में कोर्ट्स ने अपहेल्ड किया है कि नहीं, आप अपना फंडामेंटल राइट किसी को दे नहीं सकते, या जो ह्यूमन राइट है वो दे नहीं सकते। पांचवा पॉइंट है यूनिवर्सल। ये हर ह्यूमन बीइंग को अक्रॉस रेस, कास्ट, कंट्री, ये हर ह्यूमन बीइंग को बेसिकली अवेलेबल हैं या उनको मिलते हैं। फिर इंटर रिलेटेड एंड इंडिविजिबल। ये राइट्स बेसिकली आपस में इंटर रिलेटेड हैं। इंटर रिलेटेड मतलब कि एक राइट के बिना दूसरा राइट फुलफिल नहीं हो सकता। ये नहीं कि आपने एक राइट हटा दिया तो दूसरा एक इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये इंटर रिलेटेड है, ये इंडिविजिबल हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो अगर राइट टू इक्वालिटी नहीं होगा प्रॉपरली, तो राइट टू एजुकेशन का भी कोई वो प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो गाइज अब आ जाते हैं इसकी मेन अप्रोचेस पे। अगर मेन अप्रोचेस को बेसिकली इसकी डिवाइड करें टू पार्ट्स में, तो एक आ जाती है जिसको कि बोलते हैं थियोरेटिकल या फिलोसॉफिकल अप्रोच, और दूसरी आ जाती है प्रैग्मेटिक अप्रोच या प्रैक्टिकल अप्रोच। तो स्टार्ट करते हैं इसकी थियोरेटिकल अप्रोच से, या कौन कौन सी फिलोसफीज़ हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच से। तो पहली इसमें फ़िलासफ़ी है नेचुरल लॉ थ्योरी, जो कि इवॉल्व हुई नेचुरल राइट्स थ्योरी में, जो कि अभी मैं उसको नेचुरल लॉ थ्योरी अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें तो हमने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा था। तो समझते हैं नेचुरल लॉ थ्योरी या नेचुरल राइट्स थ्योरी ये है क्या। एज रिमार्क्ड बाय डियास, नो अदर फर्मामेंट ऑफ लीगल और पॉलिटिकल थ्योरी इज सो bejeweled with star as that of natural law, for it has engaged the attention of some of the greatest thinkers of all ages। डियास ने बहुत बड़ी बात बोली है नेचुरल लॉ थ्योरी के लिए। उसने कहा है कि कोई और लीगल या पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो इतनी ज़्यादा बीज्वेल्ड, मतलब इतनी ज़्यादा उसमें हीरे जवाहरात नहीं जड़े हुए और इतना बड़ा वो स्टार नहीं है जो कि एक नेचुरल लॉ थ्योरी के ऊपर बेस्ड हैं, क्योंकि इस फिलॉसफी के ऊपर बहुत सारे ग्रेटेस्ट थिंकर्स अलग अलग एजेस में हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम किया या जिन्होंने नेचुरल लॉ को बेसिस माना है और अदर लीगल या पॉलिटिकल थ्योरीज़ का। तो डियास ने एक बहुत बड़ी बात बोली है। जो क्रेडिट है नेचुरल लॉ थ्योरी का वो बेसिकली जाता है ग्रीक्स को। इट ड्रीव द अटेंशन ऑफ ग्रीक स्कॉलर्स सच एज फोक्लिस एंड एरिस्टोटल। इतने बड़े बड़े जो नाम हुए पहले, तो इन लोगों की से ही बेसिकली ये जो नेचुरल लॉ थ्योरी का ओरिजिन है वो इन लोगों से आया है। नेचुरल राइट्स थ्योरी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द अबव नेचुरल लॉ थ्योरी एंड इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद मॉडर्न ह्यूमन राइट्स। नेचुरल राइट्स थ्योरी जो है वो नेचुरल लॉ थ्योरी से ही इवॉल्व हुई है, और ये जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली वो नेचुरल राइट्स थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड है। जॉन लॉक जो थे वो इसके मेन प्रोपाउंडर या इसके मेन जो कहने वाले थे इस थ्योरी के, नेचुरल राइट्स थ्योरी के। हाउएवर ये जो कंसेप्ट है नेचुरल राइट्स थ्योरी का, ये अलग अलग पीरियड्स में और समय के हिसाब से ये इसमें बहुत बदलाव आए हैं, चेंजेस आए हैं। सेकंड थ्योरी आ जाती है पॉजिटिविज्म की, या थ्योरी ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, या लीगल राइट थ्योरी। पॉजिटिविज्म अगर आपको याद हो तो हमने ये स्कूल पढ़ा था जिसमें जेरेमी बेंथम, ऑस्टिन, ये सब इसके थिंकर्स थे। तो पॉजिटिविस्ट क्या बिलीव करते थे कि जो लोग हैं दे विल बी बाउंड टू ओबे द लॉ अगर वो किसी अप्रोप्रिएट लीगल अथॉरिटी द्वारा या सॉवरेन द्वारा क्रिएट किया गया है, चाहे वो रीज़नेबल हो या अनरीज़नेबल हो। और उनके द्वारा ये कहा गया था कि जो सोर्स है ह्यूमन राइट्स का, ये बेसिकली उस सिस्टम से आता है जहाँ की सैंक्शंस हैं। अगर हमें याद हो
तो ऑस्टिन ने की थ्योरी क्या थी, कमांड ड्यूटी सैंक्शन, कि अगर आप कमांड फॉलो नहीं करोगे, कमांड फॉलो करने की आपकी ड्यूटी है, अगर नहीं करते तो आपको सैंक्शन या पनिशमेंट वो मिलेगा। तो बेसिकली वही ये यहाँ पे ये बात कह रहा है। दिस थ्योरी हैज़ बीन सीवियरली क्रिटिसाइज्ड एज इट फेल्स टू एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ कस्टमरी लॉ विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। वो ये कह रहा है कि ये थ्योरी को बहुत सीवियर क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि इसमें कस्टमरी लॉ, जो कस्टम से लॉ निकल के आए हैं, उसकी तो कोई जगह ही नहीं है इसमें, इस थ्योरी के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि वो किसी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने तो क्रिएट करे नहीं है, जबकि ये हमने देखा है कि गलत है। कस्टमरी लॉ को हमारे इवन अलग अलग लॉज में भी कस्टमरी लॉ, जैसे हिंदू कोड है, हिंदू लॉ है, उन सब में कस्टमरी लॉ को हमारा माना गया है या प्रेफरेंस दिया जाता है। और साथ ही इट ऑल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट्स एज ऑल्सो लॉ इस्टेब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसे ही कुछ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो बहुत सारी स्टेट्स मानती हैं कि भाई जैसे कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक पर्टिकुलर तरीके से ट्रीट करना, ये सारा, तो इसमें कहीं सैंक्शन तो है नहीं या किसी एक सॉवरेन ने नहीं बनाया, तो ऐसे तो ये सारे भी जो हैं प्रिंसिपल्स हैं, ये भी इस थ्योरी के हिसाब से वैलिड नहीं है। फिर थर्ड आ जाती है मार्क्सिस्ट थ्योरी, या जिसको कि सोशल वेलफेयर थ्योरी भी कह सकते हैं। मार्क्सिस्ट बेसिकली कार्ल मार्क्स जो था उसके द्वारा ये थ्योरी बनी है, उसके बेसिस पर, उसके वर्क के बेसिस पर। मार्क्सिस्ट जो हैं वो इंडिविजुअल राइट्स को वो राइट्स ऑफ सोसाइटी से अलग नहीं मानते। उनके हिसाब से ये है कि ओनली बाई अचीविंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी और कम्युनिटी इंडिविजुअल के जो फ्रीडम है वो भी अचीव करी जा सकती है। उनके द्वारा जो इंडिविजुअल राइट्स का जो नोशन है या जो सोच है वो एक खाली पीली की इल्यूजन है, वो एक सिर्फ भ्रम है। अगर सोसाइटी के जो राइट्स हैं या सोसाइटी बढ़ती है तो इंडिविजुअल्स को भी राइट मिलेंगे, उनका ये मानना है। फिर आ जाते हैं थ्योरीज बेस्ड ऑन जस्टिस। इसमें जो मेन एक्सपोनेंट थे या प्रोपोनेंट थे इस थ्योरी के वो थे जॉन रॉल। जॉन रॉल ने क्या बोला था, क्या लिखा था कि जस्टिस इज़ द फर्स्ट वर्च्यू ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। सोशल इंस्टीट्यूशंस का पहला जो वर्च्यू है, वर्च्यू कहते हैं अच्छी क्वालिटी को, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस की पहली जो अच्छी क्वालिटी है वो जस्टिस है। इन हिज व्यू द रोल ऑफ जस्टिस इज क्रूशियल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स। इंडीड ह्यूमन राइट्स आर एन एंड टू जस्टिस। इस व्यू के हिसाब से कि जो जस्टिस का रोल है वो ह्यूमन राइट्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट उन्होंने इस हद तक भी कहा कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो दैट इज़ द एंड ऑफ जस्टिस। जस्टिस जो है उसका जो एंड है, जो अचीव करना चाहते हैं हम जस्टिस से, वो ह्यूमन राइट्स ही है। जनरल कंसेप्शन बिहाइंड द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस इज़ वन ऑफ फेयरनेस। और जो जनरल कंसेप्शन है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के पीछे वो है फेयरनेस, कि जायज़, किसी के साथ जायज़ चीज़ हो। फिर आ जाता है थ्योरीज बेस्ड ऑन डिग्निटी। डिग्निटी, इस थ्योरी के जो एक्सपोनेंट्स थे वो बेसिकली रिगार्ड करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एज द पैरामाउंट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल पॉलिसी। कि ह्यूमन डिग्निटी की जो वैल्यू है, कोई भी सोशल पॉलिसी बनती है, लॉ बनता है, तो ह्यूमन डिग्निटी की जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। एज पर देम 8 इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ ऑन विच ह्यूमन राइट्स डिपेंड आर respect, power, enlightenment, well-being, health, skill, affection और rectitude। rectitude का मतलब होता है morally correct behavior या thinking, सही सोच। कहते हैं ना, सोच खराब है, सोच अच्छी है, वो वाला चीज़। तो अल्टीमेट गोल जो एक्सपोनेंट्स थे इस थ्योरी के, बेसिकली उनके हिसाब से अल्टीमेट जो गोल था वो सोसाइटी का वो ये था कि इट वाज बेस्ड ऑन डिग्निटी, कि ऐसी एक वर्ल्ड कम्युनिटी हो, ऐसा एक समाज हो, दुनिया हो जिसमें कि डेमोक्रेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ हो, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन का पूरा मतलब रिसोर्सेज का पूरा यूटिलाइजेशन हो, और ह्यूमन बींग्स की डिग्निटी की प्रोटेक्शन हो, जहाँ पे उनकी आत्मसम्मान की रक्षा हो। ऐसे एक समाज की कल्पना उन लोगों ने, जो इस थ्योरी के जो एक्सपोनेंट्स थे उन्होंने करी थी। इट मे बी नोटेड दैट फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स राइट टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ।
ये कहना चाह रहा है कि आर्टिकल 21 जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें ये चीज़ लिखी गई है कि राइट टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। तो ये भी बेसिकली जो थ्योरी है कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी रिफ्लेक्ट होती है। फिर आ जाता है थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन इक्विटी, रिस्पेक्ट एंड कंसर्न। ये डॉर्किन द्वारा प्रोपाउंड की गई थी थ्योरी, और बेसिकली इस थ्योरी का बेसिक प्रेमाइस या बेसिक आइडिया ये है कि जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसको सारे अपने सिटीजन्स को इक्वल तरीके से और रेस्पेक्ट से ट्रीट करना चाहिए। डॉर्किन ने ये भी अफर्म किया या कहा यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल कि एवरीबडी कैन काउंट फॉर वन, हर एक आदमी एक बार काउंट करा जाना चाहिए या करा जा सकता है, एंड नोबॉडी फॉर मोर देन वन, किसी को भी एक से ज़्यादा बार काउंट, मतलब कहने का मतलब है कि सब इक्वल हैं। ये नहीं कि किसी आदमी के 2 बार काउंट करो या उसका इम्पोर्टेंस डबल है किसी से, इस लाइन का कहने का ये मतलब है सबकी इक्वल इम्पोर्टेंस है। फिर आ जाते हैं, तो बेसिकली ये जो 6 थ्योरीज हमने देखी ये थी फिलोसॉफिकल अप्रोच की या थ्योरेटिकल अप्रोच पे। अब आ जाते हैं प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैग्मेटिक या प्रैक्टिकल अप्रोच ये कहती है कि हर राइट का जो है वो वैलिडिटी या इफ़ेक्टिवनेस जो है वो तभी होगी अगर कोई इंस्टीट्यूशन उसके पीछे होगी, नहीं तो क्या होगा, ऐसे में सिर्फ वो राइट है, अगर उसकी एनफोर्सिएबिलिटी नहीं है या उसकी कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं है तो वो राइट होना नहीं होना बराबर है, एक फ्यूटाइल, मतलब वो बेकार है और उसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी या इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो अब इन थ्योरीज़ के ऊपर एक छोटा सा नोट देख लेते हैं। नो सिंगल थ्योरी कैन सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन प्रेजेंट स्टेट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। कोई एक थ्योरी यहाँ पे सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं कर सकती जो प्रेजेंट स्टेट है ह्यूमन राइट्स की, लेकिन नेचुरल राइट्स थ्योरी जो है, जो नेचुरल लॉज के ऊपर बेस्ड है, वो काफ़ी कुछ क्लोज़र है मॉडर्न राइटर्स अप्रोच से, जिसमें कि स्टैमलर, कोहलर ये भी थे। जैसे कि स्टैमलर का एग्जांपल यहाँ दिया है। स्टैमलर कंसीडर्ड दैट नेचुरल लॉ कुड बी अडेप्टेड टू द चेंजिंग टाइम्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑल्दो इट्स फंडामेंटल और बेसिक प्रिंसिपल्स रिमेन अनऑल्टरेबल। स्टैमलर ने कहा कि भी नेचुरल लॉ थ्योरी ही ऐसी थ्योरी है जो बेसिकली समय के साथ साथ बदलाव हो सकते हैं, चेंज करी जा सकती है, हालांकि उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं या उसके फंडामेंटल चीज़ें हैं वो चेंज नहीं होती हैं, वैसी ही रहती हैं। तो उसने अपनी जो थ्योरी बेस थी वो नेचुरल लॉ के ऊपर ही बेस करी थी, और इसीलिए उसने अपनी थ्योरी का नाम रखा नेचुरल लॉ विद अ वेरिएबल कंटेंट। मतलब नेचुरल लॉ थ्योरी है लेकिन कंटेंट वेरी करता है समय के हिसाब से। फिर ऐसे ही प्रोफेसर फुलर थे जो कि एक और प्रोपोनेंट थे नेचुरल लॉ थ्योरी के, उन्होंने भी बात करी इनर मोरालिटी ऑफ लॉ की, जिसके हिसाब से कि कहते हैं कि लॉ की एक अपने आप में एक इनर मोरालिटी होती है। लॉ ऐसा नहीं कोई मीनिंगलेस सेट ऑफ रूल्स है, लॉ का कोई पीछे बनाने के पीछे कोई पर्पस है। तो ये था गाइज, हमने देखा थ्योरीज डिफरेंट कैस कौन सी थी ह्यूमन राइट्स की। अब आ जाते हैं हम काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एज पर लुई बी शोन, ह्यूमन राइट्स में बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स, सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स और थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स। अब देखते हैं फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स क्या हैं। राइट्स जो कि कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में जो मेंशन किए गए थे, जिनका ओरिजिन 13th सेंचुरी मैग्ना कार्टा में लिखा गया था, जो कि राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं ये राइट्स जो हैं इनको फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स कहा गया है। गाइस, मैग्ना कार्टा के बारे में मैं बेसिकली आपको यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा। बेसिकली जो मैग्ना कार्टा थी वो किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड थे, उनके द्वारा बेसिकली एक रॉयल चार्टर बनाया गया था, जिसको कि मैग्ना चार्टा भी बोलते हैं या ग्रेट चार्टर बोलते हैं, यहाँ से इसका नाम आया मैग्ना कार्टा। तो बेसिकली इसमें क्या था, उन्होंने एक चार्टर साइन किया था 1215 में, और ये बेसिकली इसके लिए था कि जो बेसिकली वो काफ़ी अनपॉपुलर हो रहे थे लोगों के बीच में, तो बहुत लोग उसका रिबेल कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने कुछ राइट्स लोगों को देने के लिए एक चार्टर बनाया था। हालांकि आगे जाके ये इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर
हम किसी राइट्स देने की बात करते हैं, किसी राजा ने कुछ राइट्स दिए हो पब्लिक को, तो बेसिकली मैग्ना कार्टा या मैग्ना चार्टा जो है, यहाँ से ही वो चीज़ का नींव पड़ी थी राइट्स देने की। तो ये गाइज एज ए लॉ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए मैग्ना कार्टा क्या होता है। अब आ जाते हैं सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स पे। सेकेंड जनरेशन राइट्स वो हैं जो कि कॉवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में लिखे गए हैं, और उनका ओरिजिन बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ था और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो 1919 में हुआ था, उनमें जो चीज़ें डिस्कस हुई थी, राइट्स डिस्कस हुए थे, उनका बेसिस यहाँ से आता है। जैसे कि राइट टू एडिक्वेट फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फ्रीडम फ्रॉम हंगर, राइट टू वर्क, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, ये सारे जो राइट्स हैं ये सेकेंड जनरेशन में आते हैं। फिर आ जाता है थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, 3G, जैसे आपने फ़ोन में सुना होगा 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, तो वैसे ही ये जनरेशन की बात है। थर्ड जनरेशन ह्यूमन राइट्स कौन से हैं? इनको कि कलेक्टिव राइट्स भी बोला जाता है। एज पर लुई बी शॉन, इंडिविजुअल्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ फैमिली यूनिट्स, ग्रुप कम्युनिटीज़, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, कि इंडिविजुअल जो है वो खाली इंडिविजुअल नहीं है, एक इंडिविजुअल है वो फैमिली का भी पार्ट है, वो एक कम्युनिटी का भी पार्ट है, वो प्रोफेशनल एसोसिएशन का भी पार्ट है, जैसे कि बार काउंसिल हो गई या मेडिकल काउंसिल हो गई, उनका भी पार्ट है। तो ह्यूमन राइट्स बेसिकली वो ये कह रहा है, इंटरनेशनल लॉ जो है वो इंडिविजुअल राइट्स की ही बात नहीं करता, बल्कि बहुत सारे कलेक्टिव राइट्स की भी बात करता है, जैसे कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पीस एट्सेट्रा। डिटर्मिनेशन जो कि राइट होता है कि इंडिविजुअल बेसिकली डिटरमिन करे कैसा उसका स्टेट या कंट्री होगा, कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स बेसिकली, तो उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन बोलते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक पे, जो कि है ह्यूमन राइट्स क्या एक लीगल राइट है? तो अगर इसका स्ट्रेट आंसर दिया जाए तो है यस, ह्यूमन राइट्स इज़ अ लीगल राइट। तो लीगल राइट्स एज वी नो हैव टू कंपोनेंट्स। लीगल राइट्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो राइट होल्डर की राइट, जिसका राइट होता है लेने वाला, और दूसरा जो पर्सन बाउंड बाय ड्यूटी होता है, जो उसको राइट देने के लिए बाध्य है। दस ओनली अ लीगल पर्सन कैन बी राइट होल्डर और ए पर्सन बाउंड बाय ड्यूटी। तो फिर जो लीगल पर्सन है वो ही राइट होल्डर भी हो सकता है, और वो ही ऐसा पर्सन हो सकता है जो बाउंड बाय ड्यूटी हो। राइट्स एंड ड्यूटीज़ हमें पता है कि कोरिलेटिव होती हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, कोरिलेशन होता है। तो एज पर ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन अडॉप्टेड बाय जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आर्टिकल 2 कहता है कि हर स्टेट, एवरी स्टेट हैज़ प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट, प्रमोट एंड इम्प्लीमेंट ह्यूमन राइट्स बाय अडॉप्टिंग नेसेसरी मेजर्स। इस आर्टिकल का पैरा 2 भी कहता है कि हर स्टेट, एवरी स्टेट मतलब कि कंट्री, अडॉप्ट करेगी नेसेसरी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर स्टेप्स टू इंश्योर दैट सच राइट्स आर इफेक्टिवली गारंटीड, कि जो ये राइट्स हैं ये लोगों को गारंटी किए जाएं। हर कंट्री ये कोशिश करेगी कि ऐसी लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव या स्टेप लिए जाएं। सेम जो इंटेंशन है वो स्टिपुलेट या मेंशन करी गई है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में, और इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में भी। तो इन मेजर्स को मद्देनज़र या इन मेजर्स को देखते हुए हम ये आराम से बोल सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स जो हैं दे आर सपोज टू बी अ लीगल राइट। तो गाइज़ इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। आपको ये टॉपिक पूरा डिटेल में बताया, आप इसको अब आप अच्छे से एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन मार्क्स आप इसको इलेबोरेट भी कर सकते हैं। थैंक यू।